सुभाष चंद्र बोस जी का एक परिवार भी है जो जर्मनी में भी है और भारत में भी है, तो उन लोगों का क्या इस पर मत है? वो लोग कभी इस बारे में सच क्यों नहीं बोलते? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जब थे क्या वो उनसे मिले थे? ये जी खुशकिस्मती की बात ये है कि ये जो मीडियम आपका मेरा है कि आप और मैं बैठ के इस पे घंटा भर 2 घंटा हमारे हाथ में बातचीत कर सकते हैं। टेलीविजन में आपको सारी बातें 2 बाइट में बोलनी पड़ती है, तो वहां पे आप कुछ बोल सकते नहीं, क्या बोले कि ये तो पीछे भी। मैं इस बात को घुमा फिरा के बोलता हूँ कि परिवार का क्या योगदान है इस पर। 1970 में इस देश में एक खोस्ता कमीशन बैठा था जो नेताजी की डेथ पे बनाया गया, पब्लिक प्रेशर में। खोस्ता कमीशन की रिपोर्ट 1974 में आई थी। आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगी। सरकार ने रिलीज कर दी, मोदी गवर्नमेंट ने, उसकी कॉपी अवेलेबल है। उस कमीशन की रिपोर्ट मैं अब तो आपको सारी कहानी छोटी के बताऊँ, बहुत लंबी चौड़ी कहानी। उसकी रिपोर्ट में ये मेंशन किया हुआ है कि खोसला के सामने, और खोसला ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। खोसला जो था वो पंडित जी का दोस्त था, इंदिरा गांधी पे किताब भी उसने लिखी थी, उनकी बायोग्राफी लिखी थी। वो मेंशन कर रहे हैं सीधी सपाट भाषा में कि जब कोर्ट, जिसे वो आर्गुमेंट सेशन हुआ कमीशन के सामने, जब वकीलों ने आके बातचीत की, उसने बोला कि नेताजी के परिवार का जो वकील है एनडी मजूमदार, जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का और इंग्लैंड से पढ़ा हुआ बैरिस्टर था, वो बड़ा जाना माना आदमी था वो, कि एनडी मजूमदार जो नेताजी के परिवार के वकील हैं, उन्होंने आके मेरे सामने ये बोला कि वो जिंदा है। ये 73 की बात, और वो बाहर नहीं आ रहे क्योंकि वो वॉर क्रिमिनल को लेकर के कुछ प्रॉब्लम। तो अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये बात हुई है 1973 में। उस टाइम नेताजी के फैमिली के बहुत लोग जिंदा थे, उनके बड़े सगे बड़े भाई बहन। आज आप जिन लोगों को देखते हो उसमें से 2-3 तो उनके भतीजा भतीजे, बाकी सारे चौथी कैटेगरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने सुभाष को कभी जिंदगी में देखा नहीं। तो उस टाइम पे जो फैमिली के सब लोग जिंदा है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन भी होनी चाहिए कम से कम, छोटी तो थी उस टाइम पे, बड़े भाई जिंदा थे, वो थे। तो उस टाइम पे फैमिली के वकील ने कमीशन के सामने बोला वो जिंदा थे। बट अनफॉर्चुनेटली होता था कि ये बात किसी को पता नहीं है। लोग आजकल देखते हैं कि टेलीविजन में या मीडिया में किसी नेताजी के परिवार के लोगों ने बाइट दी है। अब मीडिया वाला आपको ये नहीं बताएगा कि वो जो नेताजी के परिवार का जो आदमी कौन सी पार्टी का है कि पार्टी में कांग्रेस ही है। जैसे सबसे मशहूर इनका जो परिवार के सदस्य कौन है आज, पहला सब देखिए, हर तरह के लोग परिवार में। आप सुभाष बोस का मतलब परिवार में बहुत लोग थे, उनके 10-12 भाई बहन थे। उसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे जो सुभाष बोस थे जैसे थे। अरे बड़े अनोखे कैरेक्टर भी बीच में फैमिली में होते हैं, हर एक फैमिली में ऐसा होता है। सब लोग फैमिली में किसी लोग नहीं होते। सबसे मशहूर एक है आशीष रे नाम का कैरेक्टर है, वो लंदन में रहता है, टाइम्स ऑफ इंडिया correspondent था पहले लंदन में, और वो बहुत क्रिकेट में कमेंट्री करता, बहुत मशहूर। अगर आप पूछो 20 साल पहले कमेंट्री, बीबीसी में भी उसकी पॉडकास्टिंग आती है। पैदा ही मेरे ख्याल से फॉरेन में हुआ, तो अच्छी अंग्रेजी बोलता है। तो आशीष रे ने किताब लिखी थी आज से 1-2 साल पहले कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ होगी, बाकी सब लोग पागल। और चुन चुन करके एनडीटीवी में उसके इंटरव्यू आए और उसमें बड़े बड़े लोग उसके साथ में खड़े हो गए, फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह पुराने जमाने के। आशीष रे है कौन? आशीष रे बेसिकली कांग्रेस पार्टी का एजेंट है लंदन के अंदर। वो कांग्रेसी है, उसका एजेंडा है कि उसको किसी की कंफ्यूज करना। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि नेताजी के परिवार के लोग जिनका संबंध पार्टी ए पार्टी बी के साथ में है, वो अपनी पार्टी की लाइन के हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि नेताजी के परिवार बोल रहा है। परिवार नहीं बोल रहा, उसकी पार्टी बोल रही है। तो उससे बहुत कंफ्यूजन हुआ। तो आपको मैंने सीधा आंसर दिया है कि उनके परिवार के लोगों ने कमीशन के सामने स्टेटमेंट, जो वकील ने स्टेटमेंट दिया, मेरे लिए उसकी वैल्यू है, रिसर्चर के लिए उसकी वैल्यू। और उन्होंने बोला वो जिंदा है। और हाँ, कम से कम एक बड़ा भाई और एक उनका भतीजा सुभाष बोस का, जो फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बार उसने भी योगदान दिया, उसने, उनका गुमनामी बाबा से कांटेक्ट, ये मुझे पता। मुझे सारी बातों उनके बारे में मालूम, लेकिन ये बात मुझे मालूम जी। एक बात मुझे आपसे पूछनी थी, जो आपने अपने प्रेजेंटेशन में भी एक बार बताई थी, ये बहुत ही रहस्यमय बात थी और मतलब मुझे बहुत शॉक लगा था जेन्युइनली। मतलब पहली बार किसी व्यक्ति ने भारत में ये बात बोली थी, और वो बात ये थी कि भारत की सरकार आजाद होने के बाद, संविधान बनने के बाद 50s या 60s में ब्रिटिश की पुलिस को अपने यहाँ रखे हुए थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुभाष चंद्र बोस के बारे में खबर करती थी, ऐसा कुछ आपने बताया था। और शायद वो थोड़ा थोड़ा टाइम फ्रेम लगा मेरा, मैं स्कॉटलैंड यार्ड का या किसी का बताया था आपने। आपने 2-3 चीज बात। पहली बात तो ये कि जैसे आप जो कहानी आती है कि जलियांवाला बाग के अंदर गोली चलाई गई, हम लोग सारे के सारे ट्वीट पढ़ते हैं वो डायर के ऊपर कि डायर ने मारा था। वो डायर ने सिर्फ ऑर्डर दिया था मारने का, मारने वाले हमारे लोग थे।
वो उसमें से माशाल्लाह जिंदा थे, पार्टीशन के बाद में वो यहीं बैठे हुए थे बहुत सारे, उसको आप लोगों ने पेंशन दी उन लोगों को। और जो भी अंग्रेज सरकार के जमाने में उनके अफसर थे, जो उनके लोग थे, आप मुझे बताइए बात बम जी, जो लोग ब्रिटिश सरकार में यहाँ नौकरी करते थे, अंग्रेज जो है नौकरी करते थे, 47 के बाद में उनकी पेंशन किसने दी है पता है आपको? हमने दी है। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि अंग्रेज आपको लूटने के लिए बैठे हैं, राज कर रहे हैं, ऊपर से तुम उनको पेंशनें दे रहे हो बैठ करके रिटायरमेंट के बाद में। आपने 55 तक उनको पेंशनें दी, लंदन चले गए लेकिन पेंशन यहाँ से हमारे निकल, उल्टा आप क्रांतिकारियों उनसे पैसा वसूले, आप उनको पैसा दे रहे थे सेटिल क्रांतिकारियों के खिलाफ जिन लोगों ने गवाहियां दी हैं, उनके बच्चे भी हाँ ल्यूटियन जोन में बहुत बड़े राइटर और ये सारे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुशवंत सिंह के बाप ने तो गवाही दी थी, फिर बाप ने भगत सिंह के खिलाफ। वही तो मैं ये, एग्जांपल दे रहा था जी। तो वो एग्जाम्पल ये था, मैंने वही कहा ना कि वही जो बाबू जो थे, जो अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के प्यार चाटते थे, वही बाबू पावर में आ गए साहब लोग। वही साहब थे, उनको भी चाहता था कि मेरा बच्चा भी लाइफ में सेटल हो जाए, और सबके हो भी क्या बात है। ऊपर से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुभाष बोस के ऊपर जासूसी करी हम लोगों ने, उसके पेपर सब मिल गए हमारे। और ये खबर है कि कम से कम एक दो तो हमें हाथ में लगा कि आज़ादी होने के बाद भी ये लोग अपने मतलब वफादारी के, मतलब ये देखो कितनी वफादारी है कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी अंग्रेजों को इन्फॉर्मेशन, वो तो रिकॉर्ड क्लियर है, वो तो डॉक्यूमेंट निकल के, डॉक्यूमेंट निकला लंदन से निकला, यहाँ से नहीं आया। ये तो बड़े बड़े होशियार किस्म के लोग, डॉक्यूमेंट लंदन से निकला। तो ये वहां पे जाके वहां इन्फॉर्म कर रहे थे। तो ये आप ये बात समझिए, ये सारी बातें अगर खुल गई तो इस देश में तगड़ा बवाल मचेगा। भगवान न करे वो जो दीक्षित जी बात बोल गए थे, जिसको गुमनामी बाबा ने, भगवान जी उनका नाम था, भगवान जी ने बोला था कि वो ट्रांसफर पावर में बहुत गगलेबाजी है, भगवान न करे वो सच हो। अगर सच हो तो बवाल मचेगा तगड़ा देश के अंदर। यहाँ तो लोग छोटी छोटी बातों पर बौखला जाते हैं बैठ करके। ये इतना बड़ा केस, इतना बड़ा आदमी, पूरे देश का, आपका आपका ट्रांसफर ऑफ पावर जो है इस देश की मेन चीज है। हम आपका बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास में, उसी कागज नहीं, क्या मजाक बना के रखा है। ये वो देश है भैया जिसमें आपके आपके राशन कार्ड में आपके नाम के सामने अगर बिंदी होगी तो आपको राशन की, चावल की थैली नहीं मिलेगी आपको। तो इन लोगों ने बिना बिना कागज पत्र कहा इन लोगों के। ये तो आपको मालूम है नेताजी का जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें नाम किसी और का, डेट ऑफ डेथ किसी और टाइम की, एक दिन बाद की, उसको ये सुभाष को सर्टिफिकेट बता दे। आपके पासपोर्ट पे आपका नाम के सामने, अगर वो छोड़िए, अगर आपके नाम के सामने एक बिंदी भी लिखेगी ना, आपको इमिग्रेशन से कोई जाने नहीं देगा बाहर। ये इतने पक्के हैं एक बिंदी के पीछे। अरे आपने कैसे मान लिया कि सर्टिफिकेट किसी और के नाम का, उसका नाम ही उसमें नहीं है, किसी और का नाम है? आपको शक नहीं हुआ? आपने क्यों नहीं पूछा जापान गवर्नमेंट से कि ये नाम किसी और का है, ये डेथ का टाइम किसी और का है, ये कैसे हो रहा है? कौन सी इन्वेस्टिगेशन में इस बात को छोड़ रहा है? तो वो तो लूप होल्स आपको हजार नजर आ रहे हैं कि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन सवाल वही जो आपने पूछा मेन, कि गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती? वो इसलिए नहीं चाहती कि सारा भंडा फूट जाए लोगों का। वो पूरा नैरेटिव जो पूरी बिल्डिंग खड़ी की है कि सारा बड़ा देश बड़ा महान है, वो तो ये हो गया वो हो गया, गांधी जी का नाम है, गांधी जी की तो अमेरिका मूर्ति लगी है, तो सारी आपकी रूलिंग क्लास बेचारी क्या करेगी बताइए मेरे को? वो कोई सुभाष बोस का नाम तो ले सकते नहीं अमेरिका में जाकर। नेताजी इज नॉट सेलेबल इन वेस्टर्न कंट्रीज। सावरकर इज नॉट, सावरकर के बारे में जैसे बात बोलता हूँ कि वीर सावरकर के, आप जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, सावरकर के बारे में क्या किया बीजेपी ने? दे दिया भारत रत्न अवार्ड। 303 सीटें इनके पास पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पूरी। पहले ये बहाने मारते थे कि हमारे पास में राज्यसभा में बहुमत नहीं, पूरा बहुमत है, पब्लिक ने आपको वोट दिया। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? नहीं करेंगे। उनको वही डर है कि किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली महात्मा गांधी का नाम नहीं खराब होना चाहिए। गांधी ब्रांड जो है वो दुनिया में बिकता है। एक मेरा और प्रश्न था, आपकी अभी बातों से अचानक से मुझे याद आया, वैसे तो मैं एंड करने वाला था, परंतु अंतिम प्रश्न है। आप इसमें रोल भी है अभी एक द ताशकंद फाइल, जो एक मूवी आई है विवेक अग्निहोत्री की, उसके अंदर आपका मतलब नाम भी यूज हुआ है, आपके रिसर्च यूज हुआ है। तो उसमें ऐसा कुछ बताया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री को भी शायद बोस के बारे में पता चल गया था। तो मैं उसमें आपको अपना फैक्चुअल क्वेश्चन देता हूँ। फिल्म में जो दिखा है वो अलग चीज है, फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है? तो फैक्चुअल क्वेश्चन ये है, मेरे को अपनी रिसर्च से मेरे को ये लगता है, क्योंकि मैंने शास्त्री जी की डेप्यूटी किताब लिखी है, और मुझे अपनी उनकी उससे ये इंडिकेशन दिखाई देता है कि शास्त्री जी को ये मालूम था कि वो जिंदा है।
और इसके बाद की जो कहानी है कि वो ताशकंद में गए, वहां उनको नेताजी मिले थे, वो उसका वो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, वो उसका कोई प्रूफ नहीं पास ना, ना उसको मानता हूँ, कोई रीजन, वो यहाँ पे थे, वहाँ पे थे नहीं। अब उसमें आपको मैं दो इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ जिसमें आपको सुन के समझ में आए कि शास्त्री, पहली बात तो ये कि कांग्रेस के एक नेता थे बड़े, जगदीश कोडेश्वर जी, जो अच्छे कांग्रेस प्रदेश प्रमुख थे यहाँ पे दिल्ली में। वो शास्त्री जी के बहुत क्लोज थे, लेकिन सभी को जानते थे, सुभाष चंद्र बोस को जानते थे, पंडित जी को जानते थे, गांधी जी को जानते थे। तो जगदीश कोडेशिया ने खोसला कमीशन में आके गवाही दी। देखिए मैं आपको सारी बातें रिकॉर्ड की बता रहा हूँ, मैं कोई आपको आप, इसलिए मैं खुल के बोलता हूँ कि मैं सारी बातें सोच समझ के बोलता हूँ, मुझे मेरे पास सबके पास प्रूफ वगैरह है। मेरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में तारीफ करिए कोर्ट के ऑर्डर में लिख करके कि जो बातें बोलता ठीक बोलता। कोडेशिया जी ने कोर्ट में आके ये बात बोली है, सॉरी सॉरी कमीशन में, मुख्य खोसला कमीशन में, कि शास्त्री जी को इंडिकेशन खबर मिली थी कि सुभाष को जिंदा है, और अगर वो कुछ और दिन जिंदा रह जाते तो कुछ करते इसके बारे में। ये तो उसने बोला। एक चीज जो मुझे शास्त्री जी के परिवार ने मुझे बताई है वो मैं आपको बता सकता हूँ। शास्त्री जी की लड़की ने उनसे पूछा एक बार कि क्या सुभाष बोस जिंदा है। अब आप देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले वो गृह मंत्री थे, और ये सवाल पूछा जा रहा है नेताजी के मरने के 25 साल बाद। अगर आप होते तो आप क्या आंसर देते। सरकार का स्टैंड ये कि पेन कैश मर गए, इवन शास्त्री ने पब्लिकली बोला कि पेन कैश की चोरी सरकार जो बोलती है वो ठीक, ऑफिशियल स्टैंड था। तो उनको बोलना चाहिए कि हमारे कहानी खत्म होगी। लेकिन उनके फैमिली के लोगों ने मुझे बताया कि जैसे शास्त्री जी को पूछा कि जिंदा है क्या नेताजी, अब उनकी लड़की है तो लड़की को तो आदमी फिर बच्चों को अपने घर में कई बार इनडायरेक्टली इंडिकेट कर देता, नहीं बोल सकता झूठ। तो वो उन्होंने बोला कि शास्त्री जी ऐसे डेस्क पे बैठे हुए थे, चश्मा पहना था ऐसे करके डेस्क पे थे। तो जैसे ही वो सुन रहे थे जो बातचीत बोला उनके लड़की ने पूछा, तो जैसे ही उन्होंने पूछा सवाल को ऐसे ऊपर देखा, स्माइल करके झुका। he didn't say yes or no but he just smiled। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या था, जब इसका मतलब वो बताना नहीं चाहते, वो स्माइल करके उन्होंने ये किया। अब स्माइल करने की बात, मरने की बात को स्माइल करने की बात क्या कि क्या वो जिंदा है। सो दैट इज वन इंडिकेशन दैट द फैमिली हैज गिवन कि ये उनकी फैमिली ने मुझे, शास्त्री जी की फैमिली ने मुझे बोला। उसके अलावा जगदीश कोडेशिया ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। सोचिए फिल्मों वाली पूरी कहानी है, इसको जब दिमाग में विजुलाइज कीजिए फिल्म की तरह से। जब पंडित जी गए थे, देश का लिए बहुत बड़ा झटका था। पंडित जी के जाने के बाद में पूरा देश दिल्ली में आ गया था, लोग सड़कों में आया, रोना पीटना था। उसके बाद पंडित जी को यहाँ शांति वन में उनको उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए थे वहां पे। तो जब अंतिम संस्कार से वापस आ रहे थे तो कोडेशिया बोलते हैं कि मैं शास्त्री जी के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, और उस टाइम सारे दिल्ली में लोग, सारे अफरा तफरी मची थी, लोग घूम रहे थे करके। तो उस टाइम कोडेशिया ने बोला कि शास्त्री जी मुझे ये बोलते हैं कि देखो कितने लोग यहाँ पर, इतने सारे लोग, इतने लाखों लोग इकट्ठा हो गए हैं पंडित जी के जाने के बाद में। अगर कहीं से खबर आती कि सुभाष चंद्र बोस आने वाले हैं तो ऐसे ही लोग आ जाएंगे। आप मुझे बताइए ये कहीं बोलने वाली बात है। पंडित जी को अभी आप शमशान में छोड़ के आ रहे हैं, नेताजी कहाँ से दिमाग में आके भैया। तो कुछ गड़बड़ है इसमें। मैं जगदीश कोडेशिया को कोट कर रहा हूँ, मैं नहीं था वहां पे। जगदीश कोडेशिया ने ये बात खोसला कमीशन के आयोग तो रिकॉर्ड पे बोली है, रिकॉर्ड अवेलेबल। वो क्यों झूठ बोलेगा, वो तो कांग्रेस ही था। क्योंकि ये कांग्रेस ही तो ये थोड़ी अफोर्ड कर रहे हैं कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं, बीजेपी वाले तो गांधी भक्ति कर रहे हैं क्या बोलेंगे, ये कांग्रेस ही बोल रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ पे क्वेश्चन रेज करने वाले कांग्रेस ही थे, और लोग भी थे, अटल जी भी थे। जैसे आजकल ये थोड़ी फ्लोट की जाती है ना कि जो आदमी करेगा तो वो बीजेपी का, आरएसएस का आदमी। मुझे बोलते कहते थे आप तो आरएसएस के एजेंट है। अरे किस बात का एजेंट है भैया, मुझे कौन सा पैसा मिलता है उन लोगों से। मैं तो खुद लोग आपके वहां भी तो मैंने कहा था ये लोग कांग्रेसी, ये तो गांधी भक्ति करते हैं। तो मैं तो उनको उल्टा सीधा बोले जा रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं आप इनके एजेंट हो गए। किस बात के एजेंट हो गया, मैं तो उनकी बुराई कर रहा हूँ। तो ये बड़ी कमाल की बात है, इट्स कमिंग फ्रॉम अ कांग्रेस फेलो एंड ही सेइंग कि शास्त्री जी वर सेइंग कि 64 में कि साहब पंडित जी के जाने के बाद में क्या, अगर नेताजी आ जाएंगे तो ऐसी भीड़ आ जाएगी। यार आपको लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री देश का गृह मंत्री, होने वाला प्रधानमंत्री, इस तरह की बात करेगा। अरे उसको मरे 25 साल हो गए उसको, इसका मतलब इसमें गड़बड़ है। और ऐसे हजार चीजें, हमारे पास बात करने का टाइम नहीं है। गुमनामी वाला केस में हजार चीजें इस तरह की। आपने पूछा रशिया से कैसे निकल गया, साहब वो कभी प्रिजनर नहीं थे वहां पे, अजालम मांगा था, अजालम दिया,
वहाँ पे उनको छुपाया गया था, बीच बीच में मॉस्को आते थे। उनकी स्टालिन से बातचीत हुई है और लोगों से बातचीत हुई है। उन्होंने उन्होंने खुश्चेव की तारीफ करी है, उन्होंने ब्रेजनेव की तारीफ करी है। अजालम था, वहां लिया और अपना उनके उनके किसी उनके रशिया के साथ में जो उनकी कुछ कॉवर्ट ऑपरेशन में उनका हिस्सा था तो मिल गए। उनके कहने पे वापस आए, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने यूपी में उन जगहों को चुना जहां से निकलना आसान था। ये जो भी गुमनामी बाबा नाम का व्यक्ति था, ये 1951-52 में पहली बार भारत में आया, लेकिन वो बाहर आता जाता रहता था। एक चिट्ठी में लिखा उन्होंने 1963 में कि ये भूत जब से वापस आया है उसके बाद 22 बार वापस जा चुका देश से बाहर। तो उनका कहना था कि वो बार बार रूस में गए हैं निकलने के बाद में। उन्होंने ये भी एक जगह लेटर में लिखा, मेंशन किया कि आने वाली 7 पुश्तों तक अब तुम जितने मर्जी भारत सरकार हथकंडे अपना ले, रूस की सरकार मेरे बारे में तुम्हें नहीं बताएगी। उन्होंने ये भी तक बोला कि 7 पुश्तों तक तुम लोग जोर लगा लो। उन्होंने बोला कि सरकार ने कोशिश की थी उसे पता लगाने के लिए इनडायरेक्टली। तो ये बड़ा 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 इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनने में लगता है गुमनामी बाबा, बाबा नहीं था कोई वहाँ पे। बाबा के मुंह में सिगार था, बाबा अंग्रेजी में बोलता था, बड़ी जबरदस्त बातें, इंटरेस्टिंग है, बांग्ला में, इंग्लिश में, और अंदर की बातें बोलते थे, इंटेलिजेंस वाली बातें। आपने काफी चीजें बताई थी 62 वॉर के बारे में। जब आपको पता है इंदिरा गांधी के बारे में खबर उड़ी थी कि संजय गांधी ने कहा था कि संजय ने थप्पड़ मारा है उनको, ये पब्लिक को मालूम चली बात जो अमेरिकन कॉरेस्पॉन्डेंट ने बोला था। मुझे ये बात समझ में नहीं कि गुमनामी बाबा को कैसे पहले मालूम चल गया। उसके कितने अच्छे सोर्सेस हैं। तो कोई ऑर्डरी आदमी नहीं है, वो तो सभी एडमिट कर रहे हैं ऑर्डरी आदमी नहीं था। लेकिन सवाल ये कि पता लगाना कौन था। अब जो रवैया यूपी सरकार का इस केस में रहा है उसको देख के हमें पूरा कंफर्मेशन है कि ये कोई आदमी, क्योंकि जितने गांधी भक्त है ये कि इनका झूठ बोलने का स्टाइल एक जैसा है, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, आपको मालूम चल जाता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मतलब इसको एक घंटा में समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन है कि ये सारे सवाल के जवाब है। लेकिन प्रॉब्लम मेरी ये कि लोग किताबें नहीं पढ़ते। अब वो चाहते सारी बातों को बैठ के समझा दो 1 घंटे में। भैया 1 घंटे में ये कोई आरुषि तलवार वाला केस नहीं है, वो भी मैं आपको 1 घंटे में नहीं समझा सकता। क्लियर है, वो दांत जो है वो उठाकर डीएनए क्यों नहीं करवाया जा सकता? मतलब कौन सा छोटी सी चीज है, मतलब एक, और सरकार नहीं कराएगी ना आपको, वो नहीं करवाएंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका, उन्हें पता है कि वो टेस्ट करवाएंगे तो उल्टा पड़ेगा, तो वो नहीं करवाएंगे। हाँ। हमने कब मना किया? आप करवाइए ना। मैं तो कह रहा हूँ जापान में जो पड़ा हुआ हड्डी फड्डी उसका करवाओ डीएनए टेस्ट आप लोग। सरकार नहीं करवाने देते, मना करती है। हमने कब मना किया? वही एक इतना बड़ा भारत का क्रांतिकारी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनकर रह गया है इस देश में। 70-80 साल बाद उस आदमी के जाने के बाद, मतलब अगर आप उसको काउंट कर लें सन 40 वाली बात को, आज के दिन में भी आप भारत के लोगों से मिलते हैं शिकागो में या लॉस एंजलिस में या भोपाल में। मेरे भोपाल में बहुत लेक्चर हुए, बहुत लंबे लंबे IIT में लेक्चर हुए हैं, MIT बॉस्टन में लेक्चर दिया है जाकर के, इंग्लैंड में लेक्चर दिए। अगर वहां पे भारत के लोग और यहाँ पे भारत के लोग आज के जमाने में केरला में दिया है 3-3 घंटा बैठ के सुन सकते हैं उसको, तो कुछ ना कुछ बात है ना। वही आपको मैंने बात बोली कि जिस दिन ये केस खुल गया सरकार ने मान लिया, और सरकार को पता है कि उस दिन मजे का बवाल। इतना आसान नहीं है, ये आरुषि तलवार वाला केस नहीं है बॉस। बवाल बचेगा बड़ा जबरदस्त। हम लपेटे में आएंगे, तुम्हारे वो दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। और चक्कर ये कि वो खड़क बिना ढाल की ब्रांड में बहुत जबरदस्त है, खासकर अमेरिका में जहां इन्होंने अपने बच्चे सेटल करने सब लोगों ने, यूरोप अमेरिका में। तो सारी कहानी घूम फिर के यही आ रही कि उनको अपना ब्रांड बचाना है, उनको अपना नैरेटिव बचाना है, क्योंकि उस नैरेटिव से उनको सीधा सपाट फायदा पहुंचता है। और ये स्टोरी उस नैरेटिव को तबाह कर गई। इसलिए इस स्टोरी के फेवर में कोई ब्यूरोक्रेसी वगैरह, कोई सिस्टम इसके खिलाफ। वो एक अमेरिकन फिल्म आई थी साइंस फिक्शन में फिक्स करती है, सिस्टम आपके खिलाफ में चल रहा है। सिस्टम नहीं चाहता ये चीज बाहर निकले, क्योंकि इसमें बहुत बड़े मुद्दे उखड़ने वाले। मेरा एक अंतिम प्रश्न है कि आपको जब ये रिसर्च आप कर रहे थे उस समय कोई थ्रेट्स वगैरह आए या इस तरह? क्योंकि तंग किया गया था, तंग तो होते, बट ऐसा है कि दूसरा देखिए, मेरे पूरी रिसर्च में बहुत बड़ा जो चेंज आया, जो जिस पॉइंट से मुझे लोगों ने पहचाना शुरू किया, वो था 2015। तो यहाँ पे आपको आखिर में एक तारीफ में बात बोलूंगा भाजपा के बारे में, तारीफ में उनकी बोलूंगा, और शायद ये और को भी लागू, लेकिन भाजपा खासकर इनका एक बहुत बड़ा फायदा है जो कांग्रेस वालों के साथ में नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी वाले पावर में होंगे तो ये लेक्चर मेरे कुछ नहीं होने वाले।
ये कोई आपका यूट्यूब अगर मुझसे लिखवा लो, अगर ये कांग्रेसी पावर में होंगे, ये कुछ नहीं कर, ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ में कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उन्होंने इमरजेंसी ठोकी थी कंट्री में। तो कांग्रेस के होते हुए आप कुछ नहीं बोल सकते या आपको बोलने नहीं देंगे। भाजपा का ये फायदा है कि आप इनके होते होते लेक्चरबाजी कर सकते हो, बोल सकते हो, इनको भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। कांग्रेस पार्टी आपको अलाउ नहीं करेगी ये सब। वो बड़े सीधे बात है, वो तो ये कि आपने बोला चल, वो तो जज को नहीं छोड़ते वो लोग, तो बड़े स्ट्रॉन्ग है, सीधे आदमी। तो मैं मशहूरी में जो मेरे को लोगों ने जानना शुरू किया है वो 2015 के बाद से, तो 15 के बाद से ये पावर में नहीं है। तो शायद मेरी थ्रेट परसेप्शन, जो मेरी लूसेंस की जो वैल्यू थी वो काफी कम थी कांग्रेस के टाइम, शायद वो मुझे बचा गई उस टाइम पे। एक बात ये भी है, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि तंग तो मुझे क्या गया, लेकिन वो अलग कहानी है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली के बाद छोड़िए। मेरी किताब जो थी इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, जो मैंने लिखी थी, कायदे से वो बैन होनी चाहिए। मैंने उसमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को यूज किया। आप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को नहीं डाल सकते, अलाउ नहीं है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है उस पर आपका। उन्होंने मुझे टच नहीं किया, वो इस कारण उसका यही था कि अगर वो टच करते तो मैं फेमस हो जाता। तो जनता उनसे पूछी कि तुमने डॉक्यूमेंट क्यों छुपा रखे, तो इसलिए उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। सरकार को ये बात मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस बहुत मशहूर है, इन्होंने बड़ी कोशिश की उसका नाम दबाने की, लेकिन उनको मालूम है कि जन साधारण में नेताजी की बहुत इज्जत है, और हमने अगर पंगा लिया तो उल्टा पड़ जाएगा। इस बात की इनको समझ है लोगों को, इसलिए वो चुप रहते, गाली खा लेंगे चुप, लेकिन बोलेंगे नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है पंडित जी के टाइम से, उसके बाद से, कि आप नेताजी वाले इशू पर चुप रहो, बोलो मत। अबे वो प्रधानमंत्री भी नहीं बोलता कुछ खास, आपको लगता है प्रधानमंत्री को नहीं मालूम? अबे तेरे ऑफिस से 40 सालें निकली, तुझे नहीं पता सारी सालों में तेरे से नहीं चला? उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री बोलेगा तो कंट्रोवर्सी होगी, तो कंट्रोवर्सी मत जनरेट करो। वही सुषमा स्वराज जी जिनसे मैं मिल चुका हूँ, जिन्होंने मुझे बोला तेरी किताब पढ़ी हुई है मैंने, कोई ऐरा गया नथु खैरा उनको ट्विटर में लिखेगा तो सुषमा जी उसका आंसर दिया करती थी। उन्होंने मुझे कभी आंसर नहीं दिया पब्लिकली। जब उनको बोला कि हड्डियों का टेस्ट करवाओ, तो मुझे मालूम है कि सुषमा जी दिल से बड़ी अच्छी थी, क्यों, उन्हें पता है कि ये प्रॉब्लम है, तो नहीं बोल रहे, वो जानबूझ के नहीं बोलते, उन्हें पता है कि अगर बड़ा व्यक्ति बोलेगा तो कंट्रोवर्सी होगी। इसीलिए भाजपा की गवर्नमेंट ने जासूसी कांड पे किसी ने चूं तक नहीं करी। सोचिए अगर ये कांग्रेस के टाइम पे निकला होता और ये खबर निकल के आती कि भाजपा के टाइम पे जासूसी होकर के इन्फॉर्मेशन अंग्रेजों हो गई थी, तो कांग्रेसी इनको घर से निकाल के मारते इनको। लेकिन भाजपा ने चूं तक नहीं करी इस केस पे, जासूसी कांड के बाद, क्योंकि इनको पता है कि गांधी भक्ति का बैंड बजेगा और गांधी भक्ति में इनको फायदा हो रहा है, नफा नुकसान है ना। इनको सुभाष बोस से ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है इनके हिसाब से, मेरा मानना है कि इनको पहुंचेगा अगर ये सोचो तो। और सावरकर से भी इनको फायदा नहीं पहुंचेगा, तो लिप सर्विस जरूर देते हैं उसको, साल में 2 नाम दे दिया, ट्वीट मार दिए कि साहब बड़ा वो था। अरे वो तो इंदिरा गांधी भी करती थी यार, कुछ और करो, भारत रत्न दो, सावरकर को नाम दो, बहुत अत्याचार सहे उस आदमी ने, कुछ नहीं किया। क्या किया बताइए 6 साल में, क्या किया उनके बारे में? लिप सर्विस है वो। तो अगर राजीव गांधी भी अगर पीएम होता तो अभी वो भी ट्वीट मार रहे थे 4 फेवर, उसने कोई ऐसा बड़ा काम क्या कर दिया? नेताजी की मूर्ति पे माला तो सोनिया गांधी भी डाल देती थी, सुभाष चंद्र बोस को जरूरत नहीं थी। तो इन्होंने कुछ किया नहीं, बिकॉज इनको भी नजर आ रहा है कि हमारा डोमिनेंट नैरेटिव जो हम चला रहे हैं, और वही बात मैं आपसे बात कर रहा था कि जो आपने सुबह मतलब आप कि इसमें नैरेटिव चेंज नहीं होगा। और जो जो लोग इस देश में चाहते हैं कि सरकारी नैरेटिव चेंज हो, सिर्फ इस मामले में, अलग मामले में, वो सारे इसलिए विफल हो रहे हैं कि इस मेन नैरेटिव को खत्म आप जब तक नहीं करोगे, बाकी नैरेटिव चेंज नहीं होगा। आपकी स्कूल किताबों की हिस्ट्री की बुक्स चेंज नहीं होंगी जब तक आप ये ढकोसलेबाजी जो गांधी के नाम पे होती है उसको आप नहीं बंद करें। आप नहीं चेंज कर सकते आप, क्योंकि वो मेन चीज तो वहीं से निकल के आती है। तो ये सारी लड़ाई नैरेटिव की है। इट्स नॉट अबाउट 1% सुभाष बोस, बट मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल सिनेरियोस। कई सारी इस तरह की जो अब तक हिडन होंगी और वो धीरे धीरे बाहर आएंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपने इतना समय हम लोगों को दिया। आशा है व्यूअर्स को इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। बहुत सारे यूथ हैं जो हिस्ट्री सीकर्स हैं, जो आज जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि क्या हुआ उनके क्रांतिकारियों के साथ, क्या हुआ उन लोगों के साथ जिन्होंने देश के लिए इतना कार्य किया, कैसी उनकी कहानी थी। तो उन लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला होगा।
क्योंकि इतने डिटेल में जाकर, इतने डीप में जाकर कोई भी शायद उन्हें ये नहीं बता पाता जितना आपने बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया, और आपके शो को हम चाहते हैं कि सभी जगह पहुंचे, और सरकारें, यदि सरकारों में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो हमारी यही अपील है कि वो सिर्फ 2 एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर, जैसा कि अनुज जी ने बताया कि वो प्रूफ हो सकता है, तो वो 2 एविडेंसेस कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में या पिछली सरकारों में गलत तरीके से उनकी जांच हुई है तो प्राइवेट से एक बार जांच करवा दी जाए। हैंड राइटिंग और दांत वाला जो एविडेंस है उसको बाहर आना चाहिए। और जो हिडन फाइल्स आज भी सुभाष चंद्र बोस की छुपी हुई है, कुछ तो इस सरकार ने बाहर कर दी है, लेकिन कुछ और जो अभी लीक नहीं हुई है, सामने नहीं आई है, डिक्लासिफाइड नहीं हुई है, उन्हें भी बाहर किया जाए। यही हम लोग चाहते हैं, ताकि देश के लिए अपनी जान देने वाला जो एक व्यक्ति था, सारा जीवन देने वाला जो एक व्यक्ति था, उसका सच इस देश के युवाओं के सामने आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, थैंक यू सो मच।